हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कश्मीर पर पाकिस्तान ने मानी हार। जी हां, बिलावल भुट्टो का कबूलनामा सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले। दोस्तों पूरा बयान सुनवाएंगे क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां रशिया के साथ शहबाज शरीफ ने किया अब तक का सबसे बड़ा धोखाबाजी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे कैसे हमेशा की तरह केंद्र सरकार पर भड़क उठा है फारूक अब्दुल्ला। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बन रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर पर पाकिस्तान ने मानी हार। बिलावल भुट्टो का कबूलनामा, कहा संयुक्त राष्ट्र में नहीं है कोई सुनने वाला। जी हां, आखिरकार कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को स्वीकार किया है कि उनके देश को भारत के कूटनीतिक प्रयासों की वजह से कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के केंद्र में लाना मुश्किल हो गया है। बिलावल भुट्टो ने यह बयान उस वक्त दिया है जब उन्होंने कुछ हफ्ते पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग यानी CSW की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है हमारे पड़ोसी देश कड़ी आपत्ति जताते हैं, मुखर रूप से आपत्ति जताते हैं, और वे पोस्ट फैक्टो नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। बिलावल ने आगे लड़खड़ाते हुए कहा कि वे ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र के लिए कोई विवाद नहीं है और ये कश्मीर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त एक विवादित क्षेत्र नहीं है, और भारत जोर देते हैं, तथ्यों का विरोध करते हैं, वास्तविकता का विरोध करते हैं कि कश्मीर पर जो उनका दावा है उसका उन्हें समर्थन चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए आगे कहा कि जबकि हमें सच्चाई को सामने लाने में मुश्किल होती है, हम अपने प्रयासों में लगातार बने रहते हैं। तो वहीं समाचार एजेंसियां IANS और PTI की रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि बिलावल भुट्टो ने गलती से भारत को मित्र के रूप में संदर्भित किया और फिर जल्दी से अपने बयान को वापस पलटा और फिर भारत को पड़ोसी देश के रूप में संबोधित किया। आपको बता दें दोस्तों कि 1972 में शिमला समझौते के तहत यह फैसला लिया गया था कि कश्मीर को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच के सभी विवाद द्विपक्षीय मामले हैं, और इस पर पाकिस्तान के वर्तमान विदेश मंत्री के दादा जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने कई मौकों पर संयुक्त राष्ट्र में और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों के दौरान कश्मीर विवाद को उठाया। जी हां, लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने स्वीकार कर लिया है दोस्तों, और उनको लगने लगा है कि कश्मीर मुद्दे पर कोई नहीं सुनने वाला, और इसीलिए उनको लगता है कि कश्मीर मुद्दा अब नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, कश्मीर पर आईना दिखाई दे रहा है बिलावल भुट्टो को, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हार मानी है और बिलावल भुट्टो ने यह कबूल किया है, इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन भारत दोस्तों हमेशा से पाकिस्तान को यह समझाता आया है कि कश्मीर को भूल जाओ, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। बहरहाल दोस्तों, आपकी जो भी निजी राय हो, लेकिन साथ ही में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। चलते एक और खबर की तरफ, जहां 20 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे जापान के PM फूमियो किशिदा। मोदी संग मुलाकात में होगी अहम मुद्दों पर चर्चा। जी हां, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 20 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 20 से 21 मार्च को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अपनी यात्रा के दौरान फूमियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्ष G7 और G20 की अपनी अध्यक्षता से जुड़ी प्राथमिकताओं के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। गौरतलब है कि जापान इस साल G7 समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा, जबकि भारत G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। दोनों देशों के लिए इन समूहों की अध्यक्षता काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रशिया यूक्रेन संघर्ष के प्रभावों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर चर्चाएं हो रही है। समय दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू इंडिया। जापानी PM को जरूर कहिएगा दोस्तों, अतिथि देवो भव के नियम को दोहराते हुए चल
चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां रशिया के साथ पाकिस्तान की बड़ी धोखेबाजी। खाने को गेहूं देने वाले पुतिन की ही पीठ में घोंप रहा चाकू। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की हालत कंगाल हो चुकी है। दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को जिस रशिया ने भूखे मरने पर मदद के लिए गेहूं भेजा था, उसी पाकिस्तान ने रूस के साथ गद्दारी की है और इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। पाकिस्तान को रशिया ने गेहूं की मदद की, लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच पाकिस्तान की सेना यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार बेच रही है। जिस तरह पाकिस्तान रशिया को धोखा दे रहा है, उसकी गद्दारी का सबूत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों, और सोशल मीडिया पर इसके सबूत मौजूद हैं। जिस समय पाकिस्तान में आटा संकट पैदा हुआ तो रशिया की तरफ से 4 लाख टन से भी ज्यादा गेहूं पाकिस्तान देश की मदद के लिए भेजा गया था। पुतिन के साथ पाकिस्तान की गद्दारी का एक सबूत इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो के रूप में वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में नजर आ रहा है कि यूक्रेन की सेना का एक टैंक 122 mm की उस तोप के गोले का प्रयोग कर रही है, जिससे पाकिस्तान की सेना ने उसे सप्लाई किया है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर अगर यकीन करें तो पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद के बदले यूक्रेन को 44 T-80 UD टैंक्स देने की पेशकश भी की है। पाकिस्तान ने इन टैंक्स को साल 1997 से 1999 के बीच यूक्रेन से ही खरीदा था। जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तब से ही पाकिस्तान दोनों देशों का फायदा उठाने की फिराक में है। पिछले साल जुलाई से ही पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को ब्रिटेन के एयर ब्रिज के जरिए गोला बारूद सप्लाई करने में लगा है। बहरहाल दोस्तों, पुतिन जैसे देश ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन उल्टा पाकिस्तान ने ही उसके पीठ में खंजर घोंप दिया। ऐसे में भारत ने रशिया को इशारों में सलाह भी दी थी दोस्तों कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर दोस्ती करने लायक नहीं है और वो कभी भी किसी की मदद को मदद के रूप में नहीं देखता है। बहरहाल दोस्तों, आप क्या राय देना चाहेंगे रशिया को पाकिस्तान को लेकर, बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां गैर भाजपा पार्टियों की बैठक में बरसे फारूक अब्दुल्ला। कहा क्या 24 करोड़ मुसलमानों को चीन भेजोगे? बता दे दोस्तों पूरी बात क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या आप देश के 24 करोड़ मुस्लिमों को चीन भेज दोगे? उन्होंने केंद्र सरकार से देश को धार्मिक आधार पर ना बांटने को कहा। घाटी में गैर बीजेपी दलों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद जम्मू में मीडिया को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डर और नफरत की राजनीति नई नहीं है। वे 22-24 करोड़ मुसलमानों का क्या करेंगे? क्या वे उन्हें समुद्र में फेंक देंगे या उन्हें चीन भेज देंगे? बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को करीब 1 दर्जन पार्टियों के नेताओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव व अन्य मांगों को लेकर बैठक की। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में यथाशीघ्र विधानसभा चुनाव कराने की मांग को लेकर दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात करने और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तेज करने का फैसला किया, और ये बैठक अब्दुल्ला के आवास पर हुई। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जब भी दोस्तों जुबान खोलते हैं, केंद्र सरकार और खास करके मोदी जी को घेरने का काम करते हैं दोस्तों। ऐसे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? इनको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां चीनी दूतावास के सामने गरज पड़ा अमेरिकी सांसद, ड्रैगन को बता डाला खून का प्यासा, और जासूसी गुब्बारे की भी की चर्चा। जी हाँ, अमेरिका और चीन के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के सामने एक रैली के दौरान अमेरिकी सांसद माइक गैलघर जमकर बरसे। उन्होंने चीनी सरकार को खून का प्यासा और ताकत के लिए भूखा बताया। माइक गैलघर स्पेशल हाउस कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन है। ये रैली तिब्बती नेशनल अपराइजिंग डे के मौके पर आयोजित हुई थी, और इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए गैलघर ने कहा कि आजादी और संस्कृति के लिए लड़ाई में आप लोगों ने जो साहस दिखाया है उसकी पहचान होनी चाहिए। गैलघर ने यह भी कहा कि कोई भी ताइवान या किसी अन्य मुद्दे पर चीन के साथ युद्ध नहीं चाहता है। जी हाँ, गैलघर ने तिब्बती लोगों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कल्चरल जीनोसाइड का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि वो लोग जरा सा भी नहीं बदले हैं। सीसीपी आज भी एक खतरा है, ताकत के लिए उतनी ही भूखी है और खून के लिए उतनी ही प्यासी है। जी हाँ, गौरतलब है कि पश्चिमी चीन में तिब्बत एक स्वायत्त शासी क्षेत्र है। आगे इन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारी बौद्ध श्रद्धालुओं पर जुल्म करते हैं। उनके ऊपर ये जुल्म दलाई लामा का अनुयायी
होने के शक में किया जाता है। चीन सदियों से दावा करता रहा है कि तिब्बत उसके क्षेत्र का हिस्सा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने इस क्षेत्र में रहने की स्थिति में सुधार किया है और यहाँ पर गरीबी को दूर किया है। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां पाकिस्तान ने उठाया 1 साल पुराना मामला, भारत से संयुक्त जांच की दोहराई मांग। बता दें पाकिस्तान ने 1 साल बाद फिर पुराने मामले को उठाया है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारत द्वारा गलती से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की संयुक्त जांच की अपनी मांग दोहराई और 1 साल पहले हुई इस घटना पर नई दिल्ली से संतोषजनक प्रतिक्रिया मांगी। इस्लामाबाद के विदेश कार्यालय ने राजस्थान के सूरतगढ़ से ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने और 9 मार्च 2022 को पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने के 1 साल पूरा होने पर एक बयान जारी किया। हालांकि भारत ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए भारतीय वायु सेना के 3 अधिकारियों की सेवाओं को पिछले साल अगस्त में समाप्त कर दिया था। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी COI के दौरान पता चला था कि उनके द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं में विचलन के कारण गलती से मिसाइल दागी गई थी। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भारत सरकार ने इस गंभीर घटना के तथ्यों को सटीक रूप से स्थापित करने के लिए संयुक्त जांच की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही भारत ने अपनी आंतरिक जांच के निष्कर्षों को भी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया है। विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया कि भारत ने एक तरफा और जल्दबाजी में तथा कथित आंतरिक जांच को बंद कर दिया, जिसने भारत में उसके सामरिक हथियारों के लिए मौजूद कमांड और कंट्रोल सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल दोस्तों 1 साल बाद भी पाकिस्तान ने ये जांच की जो मांग दोहराई है दोस्तों, इससे एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान के मन में आज भी भारत को लेकर खौफ बैठा हुआ है दोस्तों, और उसको ये डर सता रहा है कि जब मजाक में भारत बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता है, तो जब भारत वाकई में चाहेगा तब पाकिस्तान का क्या होगा। और ये डर दोस्तों आज भी पाकिस्तान के दिल से गया नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे पाकिस्तान को दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया में हुआ ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता। अल्बनीज ने कहा भारत बगैर जलवायु चुनौतियों का समाधान असंभव। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ध्वनि दृश्य यानी ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक दूसरे के देशों में ध्वनि दृश्य उत्पादन पर आने वाले व्यय के 30% तक वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की भारत यात्रा के दौरान हुए इस करार पर भारत की ओर से सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने और ऑस्ट्रेलिया की ओर से नई दिल्ली में उसके उच्चायुक्त बैरी ओफेरल ने दस्तखत किए। ऑस्ट्रेलियाई 16वां देश है दोस्तों जिसके साथ भारत ने सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इससे विशेष तौर पर छोटे फिल्म निर्माताओं को लाभ होगा जो एक दूसरे के देश में फिल्म, वेब सीरीज, विज्ञापन की शूटिंग करना चाहते हैं या निर्माण उपरांत कार्य का विजुअल इफेक्ट की सेवा लेना चाहते हैं। अल्बनीज ने शुक्रवार को कहा कि भारत ग्लोबल साउथ में नेतृत्व प्रदान करने की बेहतर स्थिति में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को केंद्र में रखे बिना जलवायु चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां चीन को रोकने की बड़ी तैयारी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन करने वाले हैं बड़ी घोषणा। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 13 मार्च 2023 को सैन डिएगो में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेताओं से मिलने वाले हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां दी जा सके। ये पनडुब्बियां कैनबेरा डिफेंस प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने मिलकर ऑकस प्लान की घोषणा 2021 में की थी ताकि इंडो पैसिफिक इलाके में चीन को काउंटर किया जा सके। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के नियम बहुत सख्त हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को कितने समय में इन पनडुब्बियों की डिलीवरी होगी। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 5 वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियां खरीद रहा है। खरीद की तय सीमा 2030 है। इस सबमरीन पैक्ट यानी पनडुब्बी समझौते में जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल होंगे। समझौते के तहत आने वाले दिनों में एक अमेरिकी पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाहों पर दौरा करेंगी। 2030 के अंत तक नई वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां जो बाइडेन ने ली डोनाल्ड ट्रंप की चुटकी, बताया फ्यूचर प्रेसिडेंट, कहा मेरी बड़ी लड़ाई हुई थी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को फिलाडेल्फिया में एक भाषण के दौरान खुद को 400 साल का बताया और डोनाल्ड ट्रंप को फ्यूचर प्रेसिडेंट कहा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की चुटकी लेते हुए ये बात कही। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के भविष्य के बारे में उन्हें जितनी
उम्मीदें आज है उतनी कभी नहीं थी। जो बाइडेन के स्पीच का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने मजाकिया लहजे में कहा कि जैसा कि आप बता सकते हैं मैं केवल 400 सालों के आसपास रहा हूं और अमेरिका के भविष्य के बारे में मैं जितना आशावादी आज हूं उतना कभी नहीं था। तो वही ट्रंप की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल था और आपको याद हो सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति और शायद भविष्य के राष्ट्रपति के साथ मेरी बड़ी लड़ाई हुई थी। जो बाइडेन के इस बयान पर ऑडियंस ने भी जोरदार रिएक्शन दिया। साथ ही साथ दोस्तों अगली बार आपके हिसाब से कौन राष्ट्रपति होगा अमेरिका का दोस्तों और किसको वाकई में बनना चाहिए, आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। लेकिन दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज नीचे लाइक का बटन होगा, वीडियो को देखते देखते लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें जहां अफगानिस्तान में पत्रकारों के पुरस्कार समारोह में बड़ी विस्फोट की खबर, एक की मौत व 5 घायल। बता दें अफगानिस्तान के मजारे शरीफ शहर में पत्रकारों के लिए शनिवार को आयोजित एक पुरस्कार समारोह के दौरान हुए बम विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। बल्ख पुलिस के लिए तालिबान द्वारा नियुक्त प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजीरी ने बताया कि बल्ख प्रांत की राजधानी मजारे शरीफ के ताबियान फरहांग केंद्र में पूर्वाहन 11 बजे पुरस्कार समारोह के लिए पत्रकार एकत्र हुए थे तभी ये विस्फोट हुआ। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें दोस्तों जहां कंगाल पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे अमीर 10 लाख लोग अचानक हुए पाकिस्तान से गायब। शर्मनाक खबर पाकिस्तान के लिए बता दें पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि उसे कभी भी डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। यहाँ की आवाम को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इन हालातों में अब पाकिस्तान के अमीर लोग मुल्क छोड़कर भागने में ही भलाई समझ रहे हैं। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अमीर लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। पिछले साल करीब 10 लाख पाकिस्तानियों ने अपना देश छोड़ दिया था। पाकिस्तान से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक से तेजी आई है। 2021 की तुलना में 2022 में मुल्क छोड़ने वाले पाकिस्तानियों के आंकड़े में तकरीबन 200% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी जानकारी तब हुई जब होंडा कार कंपनी ने पाकिस्तान में अपना प्रोडक्शन बंद करने की घोषणा की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक होंडा कंपनी ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान में अपना बिजनेस समेटने में होंडा कार कंपनी अकेली नहीं है। बीते कुछ ही महीनों में मुल्क से कई बड़ी कंपनियों ने किनारा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का हश्र भी श्रीलंका जैसा ही होने वाला है। बात करें एक और खबर की जहां पाकिस्तान के मंत्री का बड़ा दावा, गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोसी के घर में कूद गए इमरान खान। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज सरकार लगातार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है। हाल ही में इस्लामाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस जब उन्हें पकड़ने गई थी तो वे वहां नहीं मिले थे और इस मामले में एक नया दावा सामने आया है। इस दावे के अनुसार इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार फांदकर पड़ोसी के घर भाग गए थे। पाकिस्तान के एक मंत्री ने इस बात का दावा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने आवास की दीवार फांद ली और अपने पड़ोसी के घर भाग गए। देश के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने 6 मार्च को यह दावा किया। पूर्व प्रधानमंत्री के लुका छिपी के एक दिन बाद द न्यूज ने यह सूचना दी। मंत्री ने कहा कि 5 मार्च को इमरान खान को गिरफ्तार करने गई टीम को काफी ड्रामा का सामना करना पड़ा। ऐसी अफवाहें हैं कि इमरान खान अपने पड़ोसियों के घर में छिपने के लिए कूद गए। थोड़ी देर बाद वो सामने आए तो कहीं और एक बड़ा भाषण दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सब में बड़ा सवाल ये है कि उनके पैर में पहले से ही चोट लगी हुई है दोस्तों, और ऐसे में वो कूद कैसे सकते हैं? अगर ऐसा है तो सच्चाई सिर्फ भगवान को ही पता है। चलते और खबर की तरफ जहां ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ तनाव के बीच पीएलए का सरकार से आह्वान, कहा जल्द बनाए युद्धकालीन कानून। जी हाँ, ताइवान को लेकर चीनी सेना की बड़ी चेतावनी, इस खास कानून पर दिया जा रहा है जोर। बता दें ताइवान पर बढ़ते तनाव को लेकर चीन की सेना ने बड़ी चेतावनी जारी की है। चीनी सेना की इस चेतावनी में साल 2027 में ताइवान को लेकर बड़ा संघर्ष होने की बात कही गई है। इसके साथ ही देश में युद्धकालीन कानून लाने की भी बात की जा रही है। मीडिया की एक रिपोर्ट में शनिवार को इस बारे में जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका लगातार आमने सामने है। जहां अमेरिका ताइवान के हितों की रक्षा की बात कहता आ रहा है तो वहीं चीन इससे अपनी संप्रभुता में दखलंदाजी मानता है। इसको लेकर ही चीन के विदेश मंत्री
मंत्री ने अमेरिका को हद में रहने की चेतावनी जारी की है। हांगकांग के समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधियों ने वर्तमान सत्र के दौरान इस तरह का कानून लाने का आह्वान किया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां कोरोना के बाद चीन में बुखार का कहर, लॉकडाउन लगाने की तैयारी, भड़की जनता। बता दें कोरोना के बाद चीन में अब बुखार के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। कई शहरों में इन्फ्लुएंजा के चलते लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है। चीनी प्रांत शांक्षी ने कहा कि वो इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बढ़ने पर लॉकडाउन लगा सकता है। प्रशासन की इस चेतावनी पर लोगों ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने महामारी के दौरान दुनिया में सबसे सख्त कोविड नियमों को लागू किया था। कई शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते शांक्षी प्रांत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा योद्धाओं के स्थान शियान शहर ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना की घोषणा की थी। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर बता दें, जहां चुनाव से पहले पीएम मोदी कर्नाटक को देंगे हजारों करोड़ की सौगात, 10 लेन वाले हाईवे का करेंगे उद्घाटन। बता दें कर्नाटक में कुछ महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राज्य के अपने छठे दौर पर रवाना हो रहे हैं आज। ऐसे में 10 लेन वाले बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग के उद्घाटन के लिए मंच तैयार है। प्रधानमंत्री मांड्या और हुबली धारवाड़ में 16,000 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी जी आज दोपहर में मांड्या में प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:15 बजे वो हुबली धारवाड़ में विभिन्न पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहाँ 600 करोड़ की संपत्ति, 4 लाख का बंगला बन गया 150 करोड़ का। जी हाँ, ईडी का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, बुरे फंसे लालू और तेजस्वी यादव। जी हाँ, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली से लेकर पटना, मुंबई आदि में तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस छापेमारी पर आधिकारिक बयान दिया है। शनिवार को ईडी ने बताया कि उसने इस छापेमारी में 600 करोड़ की कुल संपत्ति का पता लगाया है। उल्लेखनीय है कि जमीन के बदले नौकरी का ये घोटाला लालू यादव के साल 2004 से 2009 के बीच बतौर रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि जमीन के बदले रेलवे में विभिन्न जोन्स में नौकरियां दी गई थी। बहरहाल दोस्तों, जो काबिल नहीं थे उनको भी फेक तरीके से जमीन लेकर के नौकरियां दी गई और इसीलिए दोस्तों रेलवे में और भी ज्यादा उस समय में तरक्की हो सकती थी। लेकिन जब ऐसे कारीगरों और ऐसे ऑफिसरों को जो काबिल ही नहीं है उनको नौकरी दी गई, अब ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।